नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन और देश का भविष्य आगे बहुत बढ़िया हो। लेकिन इस समय देश के सामने जो सबसे बड़ी चिंता कह लें या नई सोच कह लें, वो जेन ज़ी की है। हाल-फिलहाल में हमने देखा कि जंतर-मंतर में जो हुआ, जो रांची में हुआ, उसने इस चर्चा को और आगे बढ़ा दिया है कि जेन ज़ी यानी 14 से 29 साल की जो उम्र के लोग हैं, उन्होंने एक नई सोच देश में पिरो दी है। और उस सोच के साथ जो पुरानी पीढ़ी है, जो सत्ता है, जो पुराने लोग हैं, परिवार में हो चाहे सरकार में हो, उनको जेल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है और जेनज़ी के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है, जो एक्शन गैप है, वो इतना बड़ा हो गया है कि अब वो कई बार ऐसा लगता है कि रिबेलियन है या रिवॉल्यूशनरी है, मुश्किल है फ़र्क करना। लेकिन हो ये रहा है कि हम जेनज़ी का जो कोट अनकोट हम लोग कहते हैं उसका ब्रो कोड ही समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी बात को समझना ही सबसे बड़ा पहली चुनौती है और उसके बाद उस पे एक्शन करना है। आज इस विषय में हम बात करेंगे कि हमारा जो नया युवा है 14 से 29 वाला वो चाहता क्या है? और उसकी सोच में ये इतना बड़ा फ़र्क अचानक से आया है या चल रहा था और अब वो अति हो गई है तो सामने आ गया है। इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि फ्यूचर यही है और ये वोटिंग पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा भी बन चुका है। तो बातचीत करने के लिए मेरे साथ सज्जन कुमार हैं। सज्जन का स्वागत है और सज्जन जी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक तो युवा हैं, जेन ज़ी होंगे ही मेरे ख्याल में जेन ज़ी उन्हें पूछ नहीं 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 है। नहीं, मिलेनियल है। मिलेनियल है, ओके। तो जेन ज़ी नहीं मिलेनियल है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि ये घूमते बहुत रहते हैं और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। आम तौर पे हम लोग सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन पे रिएक्ट करते हैं या जानते समझते हैं, लेकिन अगर आप घूमते हैं, मिलते हैं लोगों से, पढ़ते बहुत हैं, बातचीत करते हैं, तो आपके पास इनपुट जो आता है वो फर्स्ट हैंड आता है। तो सज्जन जी बहुत घूमते रहते हैं। सज्जन, जो हमने शो प्लान किया था तो करीब 15 दिन पहले हमारी बातचीत हुई थी कि हम लोग बात करेंगे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे, उसके बाद उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर उनका भाषण नहीं है, ब्रॉडर पिक्चर है कि जेनजी की सोच क्या है, क्या चाहता है वो और इतना गैप क्यों क्रिएट हो गया है। तो चूंकि आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है, तो पहले हमें यही समझाइए कि ये जो न्यू रूल बुक बना रहा है जेनजी, ये क्यों बना रहा है और ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये टर्म अब एक क्लीशे हो गया है, अब हर कोई यूज कर रहा है। साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में नेपाल में जो हुआ उसके बाद से हमने देखा कि अगर आप कंटेंट एनालिसिस करें तो नेपाल के जो युवाओं ने जिस तरीके से काठमांडू में अचानक उनका जमावड़ा हुआ, उसके बाद काफी हिंसा हुई और सत्ता पलट गई। उसके बाद से लोगों ने इस टर्म को काफी ज्यादा अपने कॉन्टिनेंट में, साउथ एशिया में यूज करना शुरू किया, मीडिया में भी और धीरे धीरे कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में भी। लेकिन पूरा का पूरा कल्मिनेशन जो है वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट, खासकर 20 तारीख है। 20 तारीख से पहले तक जेन जी टर्म फिर भी नहीं यूज हो रहा था। लोग कह रहे थे कि स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, सब कुछ है, थोड़ा बहुत हो रहा था। तो ये टर्म पहले से था, अपने देश के संदर्भ में काफी रिसेंट है। आप कह सकते हैं ये अभी 1 महीना नहीं हुआ है इसको, 20 जुलाई से अगर आप काउंट करें तो 1 महीना उस सेंस में कि जबान पे अभी चढ़े हुए 1 महीना से कम ही है, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक कैटेगरी आप देखें तो पहले से है, जनरेशनल एनालिसिस सबसे पहले जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं वो मार्केट करती है, खासकर एडवर्टीजमेंट सेगमेंट। हमेशा से आप देखेंगे, खासकर विश्व युद्ध के बाद से, यूएस वगैरह से आप हिस्ट्री देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट और मार्केट हमेशा अपने समय के यूथ, उनके कंजम्पशन पैटर्न, उनके सोच, उसको टारगेट भी करती है, उसको शेप भी करती है और उससे खुद शेप होती भी है। तो उस सेंस में आप देखें तो ये चीजें पहले से आ रही थी कि जो सबसे वेस्टर्न रेफरेंस के हिसाब से कहते हैं कि जो विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए, मतलब 1945 से लेके 1965 तक, जिन्हें हम कहते हैं बूमर्स, मतलब बेबी बूमर्स कहते हैं। जिन लोगों ने, जो अर्ली बूमर्स थे, जिन लोगों ने 60 के दशक में खूब क्रांति की, हिप्पी जनरेशन कहलाए, 70 में उन्होंने हर चीज के अगेंस्ट में रेबेलियन किया,
लेकिन इसका संदर्भ क्यों जरूरी है जेनजी के संदर्भ में? क्योंकि वो जो लेट 60s और अर्ली 70s की रेबेलियन जनरेशन थी, अपने देश में भी हो रहा था कि आईआईटी से, अच्छे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, सबसे जो यूथ थे वो निकल रहे थे कि हमें देश की समस्या, राजनीति, हम काउंटर कल्चर को एम्ब्रेस करेंगे, ना कि मार्केट को, ना कि जो स्टेट की आइडियोलॉजी है उसको। वो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के भी बच्चों में था। वो एक दौर था रेबेलियन का। और वही जनरेशन 80 में, एक किताब अभी जस्ट आई है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से, उसे कहते हैं यप्पीज, YUPPIES, कि जो अपने टीनेज में और अर्ली 20s में हिप्पी था, वो कैसे अपने 30s में यप्पीज, प्रो मार्केट, प्रो स्टेट, इंडिविजुअलिस्टिक, कंफर्मिस्ट, ऑन्टरप्रेन्योरियल बनता है। और 1980 में फिनेंशियलाइजेशन जो होता है मार्केट का, न्यूयॉर्क में ये सारे लोग वो हैं जो हमेशा कहेंगे कि सुरजीत भल्ला साहब को देख लीजिए, बहुत बड़े हम लोग जानते हैं कि प्रो मार्केट है, प्रो रिफॉर्म है, लेकिन अगर आप कभी उनसे व्यक्तिगत बात कीजिए तो हमेशा अपना संदर्भ देते हैं कि अरे हमारे स्टूडेंट डेज में क्या वो रेबेलियन के दिन थे, रोमांटिसाइज करना। वो एक जनरेशन जो बूमर था, उसके लिए रेबेलियन के टाइम में भी अपॉर्चुनिटीज थी। आपने रेबेलियन किया, आप थक गए, फिर गए, आपको जॉब मिल गया। ठीक है, वेस्ट में तो 3:1 का था वो रेशियो। अपने यहां भी धीरे 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 मार्केट बढ़ ही रहा था। बीच में हम लोग जेन एक्स और मिलेनियल की बात अगर हटा दें तो सीधा अगर जेंजी पे आए तो क्या है कि ये रेबेलियन नहीं था। और रेबेलियन अब देखिए तो है भी नहीं। रेबेलियन का मतलब है ये हर चीज से इसे प्रॉब्लम नहीं है। जब जंतर मंतर पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया, या जो झारखंड में वहां के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बाकी और भी जो सरकार को घेर सकते हैं उससे अपने इशू को लिंक नहीं कर रहे हैं। चरहावा चोरी, E20, इन सब चीजों को ना तो सोनम वांगचुक ने, ना तो सीजेपी ने, ना तो वहां के प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स ने या बाकी लोगों ने जोड़ा, नहीं जोड़ा। ये काम राजनीतिक है। और ये एक फर्क है 70 और 60 में जो एक एंगर था, 1980 के दशक में जो आइडेंटिटी बेस्ड था। अगर आप दलित हैं तो दलित होना ही नहीं होता था, उसके साथ आप हर तरीके से, कैसे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, किस तरीके से आपका इकोनॉमी कल्चर से जुड़ा हुआ है, कल्चर पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, आप पूरा बांध लेते थे। यहां पे आप क्या देखेंगे, बिल्कुल निडिल नोज इशू पे पूरी की पूरी जो एंगर है वो आधारित रहती है। तो उस सेंस में अगर आप देखें तो ये कहीं भी एक आइडियोलॉजिकल प्लैंक में नहीं चल रहे हैं जिसे आप जेंजी कर रहे हैं। वो अलग अलग आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। उनकी यूनिटी जो है वो कुछ मुद्दों पे है, कुछ इश्यूज पे है। वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो जितनी भी तमाम इश्यू है। आज प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने पंच प्रण और सप्तधारा, इसकी बात की। सप्तधारा में मैन्युफैक्चरिंग से लेके एग्रीकल्चर, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी से लेके नेशनल सिक्योरिटी से लेके सब चीजों को जोड़ा। जेंजी ये नहीं कर रहा है। जेंजी अपने इश्यूज को उठा रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि 60 और 70 में जो बूमर्स का एंगर था, रेबेलियन था, लेकिन ये कंफर्ट कि जहां आप थक गए अपने स्टूडेंट डेज से। वो हम लोगों ने देखा अपने समय में कि जेएनयू में खूब क्रांति होती थी, समाज दुनिया सब बदल जाता था, जेएनयू के बाहर निकलते थे, जॉब मिल जाती थी। एक पुरानी बात, 10 साल पहले की बात। अब इनके साथ चिंता क्या है कि जब ये एंग्री हैं तो इन्हें वो कंफर्ट नहीं है कि जब ये अपने पांव पे खड़ा होना चाहते हैं तो अपने फादर के जनरेशन के तुलना में इनके लिए वो कंफर्ट नहीं दिखता है। ये बाई चॉइस एंग्री नहीं है। ये किसी और के लिए, ऐसा नहीं कि आप मिडिल क्लास से हैं और आप नक्सलबारी, मतलब एक दलित, आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, उसके लिए जा रहे हैं। ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनकी जो लड़ाई है वो समाज के हर वो युवा जो इनके एज ग्रुप में उससे जुड़ी हुई है। सज्जन, आपने जी, दो बातें कही जो इसको यहाँ पे मिस ना हो इसलिए। एक, आपने कहा ये आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड पे नहीं आया है, ये हर आइडियोलॉजी के लोग मिडिल पॉइंट हो रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात आपने कही कि इनके पास वो कंफर्ट नहीं है कि यहाँ से निकल के आगे फ्यूचर उनका बहुत सिक्योर है, जेएनयू से निकले तो नौकरी कर ली। तो ये बाई सिस्टम भी प्रॉब्लम में है और इनको बनाना है। तो क्या ये जो इस समय जो जेंजी रिवेलियन बिहेवियर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिवेलियन है, वो उन चीजों से परेशान है जो समाज में एक हिपोक्रेसी क्रिएट हो गई है। सिस्टमिक हिपोक्रेसी है, आइडियोलॉजिकल हिपोक्रेसी है,
और उसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। हम अपने उदाहरण देते हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही हुई कि कैंपस से निकल के नौकरी मिलती थी। ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं भैया, 15 साल पहले चले जाइए, 2020 साल मान लीजिए मोटे मोटे, 20 years बैक अगर आप बहुत लालायित हैं, कोशिश करें तो आपको सरकारी नौकरी भी मिल जाती थी। हमको अपने दौर याद है कि अगर हम लोग ये तय कर लेते कि नहीं हमको सरकारी नौकरी करनी, तो 1 आध साल के प्रयास में मिल जाती थी। लेकिन आज आप सर फोड़ लीजिए, आपको प्राइवेट भी नहीं मिलेगी, सरकारी तो आप छोड़ ही दीजिए। तो वो कंफर्ट जोन तो चला गया है। क्या ये रीजन है इनके ज्यादा परेशान होने का? बिल्कुल, एक तो वो कंफर्ट जोन चला गया। अब उसके लिए 2008 के ग्लोबल रिसेशन से लेके डीमोनेटाइजेशन में इनफॉर्मल सेक्टर का कोलैप्स होना, और उसके बाद कोविड का आना, तो और अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं, तो इसमें जो इकोनॉमिक और मार्केट एक्सपर्ट्स आप लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन हमने देखा कि किसी भी डिसिप्लिन में चले जाइए, जो कैंपस प्लेसमेंट होता है उसमें डिप्रेशन आ रहा है। जो फॉर्म्स, रिलेवेंट फॉर्म्स है, मीडिया के क्षेत्र को मैं जानता हूं, उसमें आ रहा है। लोग अपने सिलेबस को चेंज कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से थोड़ा रिलेवेंट बनाए, ताकि हायरिंग हो जाए। वो पहले वाला कंफर्ट नहीं है कि आपको अच्छी अंग्रेजी आती है, आप थोड़ा बहुत डॉट कनेक्ट करना जानते हैं और आप मीडिया के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। वो आप बेहतर जानते हैं, वो दौर गया। अब वो बात नहीं है। इनिशियल आप सैलरी देख लीजिए किसी भी सेक्टर में, वो बहुत ही बॉटम लाइन जो है बहुत ही डिप्रेसिंग है। आप किसी दूसरे शहर में लोकेट होते हैं जॉब के लिए, आपकी जो रेंटल, ये जो पूरी की पूरी मापदंड है, वो आपके जो सैलरी ऑफरिंग होती है उससे ज्यादा है। अगर आप थोड़ा बेसिक मिनिमम डिसेंसी चाहते हैं तो फिर आप पुल इन कीजिए, सब कुछ कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए। तो हो क्या रहा है कि ये जो एस्पिरेशन की बात हम कर रहे हैं वो है, अगर आप डेटे से, आंकड़े से चलें, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ी है, बट वो एवरेज, वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में कहीं लोगों को रिलेट नहीं। मुझे खुद से मतलब है 2014 से 24, आज प्रधानमंत्री का पूरा अगर आप भाषण देखें तो उसमें एक रेफरेंस था कि इंडिया आफ्टर 2014 एंड इंडिया बिफोर 2014, और उसमें उन्होंने बहुत ही डेटा दिया, और वो इन्फॉर्म डेटा है कि किस तरीके से आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में देखें, चाहे साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप, सोशल सिक्योरिटी नेट 25 करोड़ से 100 करोड़, बैंकिंग का नेटवर्क देखे, इंडिया का एक्सपोर्ट देखे, सेल्फ रिलायंस के पैरामीटर में देखे, वो सब वैलिड डेटा है। लेकिन वो एवरेज इस जनरेशन को इंडिविजुअली फील नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो रेफरेंस है वो ये है कि जब आप किसी भी कोर्स में और किसी भी कोचिंग के खर्च में आप जब लाखों रुपए देते हैं, मतलब 15 लाख से 20 लाख तो एवरेज है आपका खर्च, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं है, ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है, बाकी खर्च अलग है। उसके बाद जब आपको 20,000, 25,000, 30,000 की जॉब मिल रही है, तो या तो ये वही अफोर्ड कर सकता है जो जॉब केवल फील गुड के लिए करना चाहता है, कि नौकरी वो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा, वो सेगमेंट बहुत ही छोटा है समाज का। या वो है जो कर रहा है और इस होप में है कि शायद उसे कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा, लेकिन उस ब्रेक थ्रू में ज्यादा उसे एंग्जाइटी दिख रही है, एस्पिरेशन कम हो रहा है। कहने का मतलब है कि एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक कलेक्टिव एग्जॉर्शन है, कि आप लोगों को आह्वान कर रहे हैं, लेकिन जो एंग्जाइटी है वो इंडिविजुअल है, वो उससे पूरा नहीं हो रहा है। तो तर्क और आंकड़े, वो व्यक्तिगत अनुभव मैच नहीं कर रहे के हैं। मैच नहीं कर रहे, बल्कि वो कॉन्ट्राडिक्शंस में आ रहे हैं। ये एवरेज आपकी है। उस सेंस में ये लगता है कि जब कोई आके उन्हें कहता है कि नहीं, अभी 14 से 24, 14 से 26, 12 साल का रेफरेंस पॉजिटिव है, तो डेटा एंड फैक्ट के हिसाब से है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये पैट्रोनाइजिंग फ्रेम है। सज्जन, यहाँ पे दो और एग्जांपल, इससे और क्लियर होगी बात। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा रखा है। जब ये हम कहते हैं कि हम अब फोर्थ लार्जेस्ट या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और हमने 25 करोड़ लोगों को बीपीएल से ऊपर ले आए हैं, और 14 के बाद देश एकदम ग्रो कर गया है, तो ये रिलेटेबल नहीं लगता। क्योंकि अगर हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों बट रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका जवाब कोई नहीं देता। कोई सरकार क्यों बांट रही है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री राशन, जब हम ग्रोइंग है और फास्टेस्ट इकोनॉमी है? पहला। दूसरा, जब आप ये कहते हैं कि सब तरफ हाईवेज बन गए हैं, तरक्की हो रही है, तो हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? जब आप ये कहते हैं कि E20 बहुत अच्छा है, तो हमारी गाड़ी क्यों खराब हो रही है?
जब आप ये कहते हैं कि देश में एकदम फील गुड और खुशहाली, तो वो मुझे इंडिविजुअल लेवल पे फील नहीं होती है। तो आपने बहुत सही पॉइंट कहा कि ये रिलेटेबल लगता ही नहीं है। नैरेटिव्स पे ये देश चल रहा है क्या, कि हम केवल स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, पेपर में लिख रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि 90% लोगों की देश की एनुअल इनकम 2 लाख रुपए से कम है। ये बिल्कुल। फैक्ट है, रादर की $3,000 की हम जीडीपी की बात करते हैं। तो ये बात पहले भी रही होगी और अब भी हो रही है। और अब ये क्यों जेनजी इतना ज्यादा परेशान है, ये मुझे आप समझाइए कि इतना ऐसा अचानक कैसे हो गया कि रिलेटेबल नहीं लग रहा उसको एकदम। नहीं, सबसे पहली बात तो इस जनरेशन के पास जो इंफॉर्मेशन एक्सेस है वो ग्लोबल है, क्योंकि उसका एक्सेस आप देखेंगे जो पॉप कल्चर केवल पॉप म्यूजिक की बात नहीं है। जो के पॉप आप देखते हैं, आप हमने देखा त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, जो के पॉप, जो के बैंड है, जो बच्चे जो अभी जेन अल्फा भी हैं और कुछ अर्ली जेन जी हैं, जब उसको सुनते हैं तो ग्लोबली वो अपने आप को कहते हैं कि यू आर के पॉप आर्मी, मतलब वो खुद को कहते हैं आर्मी। तो अगर कोई त्रिपुरा में उस एज ग्रुप का स्कूल का बच्चा हो, वो अगर मान लीजिए मुंबई, महाराष्ट्र में, विदर्भ में कोई अगर उसको सुनता हो, वो के पॉप सुनता हो, आर्मी हो, तो उन दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी। ये केवल इंडिया में ही नहीं होगी, ये क्रॉस ग्लोबल होगी। तो एक तो इनका रेफरेंस ग्लोबल है। दूसरा बात देखिए, बहुत ही इजी है, जब आप कुछ देखना चाहते हो वो किस तरह के गाने सुनते हैं, किस तरह का, आप स्विफ्टीज कहते हैं इस जनरेशन को, जो जेंजी हैं, सब कुछ है, टेलर स्विफ्ट, और वो अकेली नहीं है। आप टेलर स्विफ्ट के गानों का, और हम लोग हमेशा अभी भी इंडियन म्यूजिक में अभी भी मिलेनियल्स जो हैं रचे बसे हैं, उसमें हमारा बैकग्राउंड भी है। आप अवध से आते हैं, मैं बिहार से आता हूं, तो वो एक अपना रहता है। इनके बीच में जब आप सॉन्ग्स को सुनेंगे तो उसका सबसे क्रेज इसलिए केवल नहीं है कि उसमें डिलीवरी या उसका जो ऑर्केस्ट्रेशन है बहुत एक्सॉल्टेड है, उससे भी ज्यादा है कि जब आप लिरिक्स को देखें, वो उन थीम्स को अपने लिरिक्स में लाते हैं, और उसमें आप देखेंगे एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, लॉनलीनेस, एलियनेशन, और सोसाइटी का अलूफ होना, जनरेशनल चैज्म, कि जनरेशंस की गैप है। ये सब चीजें कांस्टेंट थीम है। और जैसे 70 में हुआ ना कि अमिताभ बच्चन सडनली एंग्री यंग बन, उस समय का जो लोगों का, सोसाइटी का जो साइकोलॉजी था, हर किसी को जो लगता था कि आप सिस्टम करप्ट है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, ये कॉमन सेंस था और ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी था। उस थीम से जब एक नायक आता है थिएटर में, तो हर कोई उसमें खुद को ढूंढता है और रिलेटेबल बनाता है। तो इस जनरेशन के जो रेफरेंस है जहां ये रिलेटेबल मानता है, ये वो पॉप कल्चर है। और पॉप कल्चर भी सक्सेसफुल ग्लोबली इसलिए है क्योंकि वो इस तरह के इमोशंस को, इस तरह के रेफरेंस को, एवरीडे लाइफ की रियलिटी को, कि जिसमें इन्हें लगता है कि फैमिली के अंदर में भी इनकी जो अपनी एंग्जाइटीज है, अपने सोच है, उसको उतना नहीं ध्यान दिया जा रहा है। और हमेशा रेफरेंस क्या आता है कि आपको क्या पता रहे, हमारे जमाने में वो कहते हैं ना कि वो तो रोड साइड वो लैंप के नीचे बैठ के पढ़ लेते थे, तो वो ऐसे पढ़ लेते थे, केरोसिन ऑयल में पढ़ लेते थे। ये रेफरेंस अच्छी बात है, इनके लिए बात वो रेफरेंस नहीं, इनका मतलब है कि आप दो पैरेलल में चल रहे हैं, बात इनकी कुछ और है, आप रेफरेंस कुछ और दे रहे हैं। तो एक तो रिलेटेबिलिटी फैमिली से वो हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है कि जब फैमिली के बियॉन्ड में आप जा रहे हैं, तो स्कूल्स में इनके कन्वर्सेशंस क्या है, बहुत ही ये जनरेशन डिफरेंस है। हम लोगों में क्या था कि स्कूल्स में जो कुछ भी हुई, बदमाशी हुई, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई और फैमिली हुई, उसमें थोड़ा बहुत डिग्री का गैप होता था। इस जनरेशन में डायरेक्शनल गैप आ रहा है। डायरेक्शनल गैप का मतलब अपोजिट है। बच्चों का जो आपने 15 से 30 साल का जो एक कोहोर्ट लिया, जिसका डेमोग्राफिक वेट भी है, ये कल्चरल डेमोग्राफी, ये केवल नंबर नहीं है, ये कल्चरल, अगर इसका यूनिवर्स देखें, इनके कन्वर्सेशंस डिफरेंट है। ये बात केवल ये नहीं कि इनकी जेनजी की लिंगो जो है, जो सेमेंटिक्स है, वो डिफरेंट है। वो इस मामले में है कि इनकी बॉन्डिंग ये होती है कि क्या मेंटल हेल्थ का इश्यू हो, क्लाइमेट का इश्यू हो, उसी तरीके से सेंस ऑफ जो ट्रॉमा होता है, ये सब लोग एक ट्रॉमा बॉन्डिंग टर्म है, ये आपस में करते हैं कि हाँ, कि ट्रॉमा, और ट्रॉमा इनके लिए बहुत ही रेफरेंस, जिसे हम लोग हल्के मिलेंगे, कि उन्होंने कोई बात कही या किसी के सामने उन्हें डपट दिया, डांट सुन गए, हम लोग नहीं मानते थे, इनके लिए वो एक ट्रॉमा है, ये मानते हैं। आप उसको पैट्रोनाइज नहीं करते हैं कि कर सकते हैं कि ये स्नोफ्लेक जनरेशन है।
तो इनकी जो इंटरनल कन्वर्सेशंस है, दूसरा जो इनका जो रेफरेंस है, इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो कल्चरल आइकन्स जिसको एम्ब्रेस करते हैं, क्यों करते हैं, जिस तरह का लिटरेचर ये कंज्यूम कर रहे हैं, जिस तरह की फूड हैबिट में ये जा रहे हैं, ठीक है, उस सेंस में अगर आप देखेंगे तो ये एक हमारे समाज की हिस्सा है, लेकिन इनकी एक बहुत ही रेडिकल ऑटोनमी है, और ये डेमोग्राफिक से ज्यादा ये कल्चरल, और कल्चरल से भी ज्यादा साइकोलॉजिकल ऑटोनमी है। तो पहली बात तो ये है कि इनका रेफरेंस ग्लोबल है, और इनका रेफरेंस जो है वो नया है, और वो नया जो है पुराने जनरेशंस को प्रॉब्लमेटाइज इसलिए करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि पुराना जनरेशन अपने एक्सपीरियंस के कारण, अपने फैक्चुअल हेजेमोनी के कारण, और अपने लॉजिकल एक्यूमेन के कारण पैट्रोनाइज करने की कोशिश करता है। तो डायलॉग से ज्यादा इन्हें इन्फेंटलाइजेशन का डिस्कोर्स लगता है, इसलिए वो साइलेंट हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे। अब उस सेंस में ये रिलेटेबल इसलिए भी नहीं है कि जब प्रोटेस्ट हुआ, अभी भारत का ही आप संदर्भ लीजिए, प्रोटेस्ट जंतर मंतर में हुआ, और उसके बाद झारखंड में हुआ, जंतर मंतर के साथ पूरे देश में भी दिखा समर्थन, झारखंड का भी हुआ। अब वहां पे क्या आ रहा है कि जब जंतर मंतर में हो रहा था तो हमारे राहुल गांधी जी बहुत ही एंथुजियास्टिक थे, हालांकि वो जंतर मंतर पे कभी नहीं गए। सोनम वांगचुक ने कहा कि वो चाहते थे कि उनसे भी मिले, अपना फास्ट तोड़े, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं किए, ठीक है। लेकिन उसके बाद से तमाम जो बच्चे आहत हुए थे, जिन्हें पेलेट गन लगा था, सब कुछ हुआ था, उसको लाके मुंबई में रिया हीर जो जिन्होंने बस को रोका था, और वो एक इमेज, देखिए इस जनरेशन में इमेज बहुत ही वाइडली इमेज कन्वे करता है मैसेज। जब वो ट्रेवल किया तो उसको उन्होंने अप्रोप्रिएट किया, और लोगों को लगा कि चलिए कम से कम ये इस मुहिम को आवाज दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही झारखंड में होता है, अब वहां पे झारखंड में एबीवीपी, बीजेपी, निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी से लेकर तमाम लोग सक्रिय हो गए, और उन्होंने कहना शुरू किया वही बात जो अभी तक अपोजिशन जंतर मंतर में कह रहा था। तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आवर जेनजी वर्सेस देयर जेनजी, बात वहां नहीं है। आप ये भूल रहे हैं कि उनके रेफरेंस से पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल क्लास है वो डिलीजिटिमाइज हो रही है, बिकॉज वो जंतर मंतर से झारखंड में कोई ब्रेक नहीं देख रहे हैं, वो कंटिन्यूअम की तरह देख रहे हैं। मुद्दा वही है, लेकिन एक तरफ एक पॉलिटिकल क्लास अपने आइडियोलॉजिकल एंगल से उसको देख रहा है, और दूसरी तरफ दूसरा जो है वही आवाज झारखंड में जाके उठा रहा है। तो हो क्या रहा है कि इसमें बीजेपी और नॉन बीजेपी ये दोनों एक दूसरे को डिलेजिटिमाइज कर रहे हैं, पहली बात तो ये। और उसमें यह भी दिख रहा है कि आपका अपॉर्चुनिज्म ही नहीं है, आपकी कितनी बड़ी मायोपिक, मतलब कहते हैं ना दृष्टि दोष होना, कि आपको यह भी नहीं दिख रहा है कि आपका रेफरेंस आपके पॉलिटिकल राइवल नहीं होने चाहिए। अपने पॉलिटिकल राइवल को ध्यान में रख के, अपने आइडियोलॉजिकल राइवल को ध्यान में रख के आप जेनजी से संवाद करने का स्वांग नहीं कीजिए। आपका रेफरेंस ही वो नई युवा शक्ति होनी चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। इनके रेफरेंस में जो हमने अभी देखा, उनको यह लग रहा है कि आप बात तो हमसे कर रहे हैं, रेफरेंस अपेरेंटली आप है, लेकिन आपके माइंड में हमेशा आपका राइवल है। तो आप क्या कर रहे हैं? फिल्टरिंग कर रहे हैं। तो जब आपके सबकॉन्शियस में बीजेपी को कांग्रेस दिखता है, कांग्रेस को बीजेपी दिखती है, राहुल गांधी को मोदी, और मोदी जी और बाकी नेताओं को राहुल गांधी दिखते हैं, और दोनों जब ये दावा कर रहे हैं कि आप जेनजी से संवाद कर रहे हैं, तो जेनजी देखिए एक क्लेवर जनरेशन है। क्लेवर इसलिए है कि इसका जो इंफॉर्मेशन आर्क है वो हमसे आपसे बहुत ज्यादा इसलिए है कि हमसे आपसे ये ज्यादा ईज के साथ सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, ग्लोबल कम्युनिटी से, ग्लोबल कल्चर से, और यूथ कल्चर को डिराइव करता है। तो उसका जो रिलेटेबिलिटी का मार्कर है, उसके रेफरेंस में आप वो एक शब्द होता है एनाक्रोनिस्टिक, कि एक आर्काइक एज के हैं, उस युग के हैं जिसका संदर्भ पास्ट में होता है, लेकिन आप उसको लेके जी रहे हैं। देखिए, इसमें एक अंतिम बात कहूंगा कि आप जेनजी जिसे हम कह रहे हैं उसमें गैप क्यों है। जब किसी भी समय में पैराडाइम शिफ्ट होता है, पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है कि जो समाज का कॉमन सेंस होता है, भाषा की एक स्वीकृति होती है कि क्या सही है क्या गलत है, और एक न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहा होता है। उस समय में ओल्ड जब पूरी तरीके से खत्म नहीं हो और नया पूरी तरीके से उभरे नहीं, और जब आप दहलीज पे हो, वही उसी दहलीज पे हम हैं, तो उस टाइम में क्या होता है ना कि जो पुराना जो डूब रहा होता है, जिसे कहते हैं डेकेडेंट फेज, वो और एग्रेसिव हो जाता है। आप देखेंगे 19th सेंचुरी
में फ्रांस, रशिया सबकी लिटरेचर में क्या दिखा रहा है कि फ्यूडल और एरिस्टोक्रेसी वो कोलैप्स कर रही है, लेकिन उसका एरोगेंस और ज्यादा बढ़ रहा है। हम्म। उसे लग रहा है कि ये कौन नए लोग आ गए हैं, क्या इनकी बिसात है, तुम हो क्या हमारे सामने। इस समय भी यही हो रहा है। बिल्कुल, तो ये डेकेडेंस का फेज है कि पुराना टूट रहा है। आप चाहे ना चाहें, ये जो डेमोग्राफिक वेट है जेनजीज का, वो केवल पॉपुलेशन नंबर ही नहीं है, वो साइकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल सारे आयामों को बदल रहा है। इसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन ऐसे में उसको रिकॉग्नाइज करने की बजाय, खुद को अडेप्ट करने की बजाय, आप जब उसमें अपना एक पैट्रोनाइजिंग एरोगेंस दिखाएंगे, पैसिव एग्रेशन दिखाएंगे, उसमें क्या होता है कि आप और कॉल्ड आउट हो जाते हैं। तो यही वो डेकेडेंट फेज है कि जब फ्यूडलिज्म और एरिस्टोक्रेसी कोलैप्स हो रही थी, और ज्यादा कोर्ट कल्चर में वो वल्गर वे में डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा था, आप लेमेंट कर रहे थे चेंज को। तो कभी भी चेंज को लेमेंट मत कीजिए, और एक्सेप्ट भी कीजिए तो ग्रज के साथ मत कीजिए, क्योंकि जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं उसमें हमने देखा है कि इन्होंने लाइफ को, क्योंकि हम सबकी जो एवरीडे लाइफ है या जो हमारे लाइफ के आयाम है, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, इसे आप 50-100 सिचुएशंस में मोटा मोटी डिवाइड कर सकते हैं। कहीं आप पैट्रोनाइज करते हैं, कहीं आप पैसिवली एग्रेसिव होते हैं, कहीं पे आप बहुत कॉम्पैशनेट होते हैं, कहीं पे आप डिल्यूजनल होते हैं, बहुत तरह की बातें हैं। इस जनरेशन ने क्या किया है, इन सारे चीजों को खुद जिया हो ना जिया हो, ये शेयर करके उसके लिए एक टर्म बना लिया है। तो बॉक्सिंग है इनके पास, बहुत सारे बॉक्स हैं। तो जैसे ही इनके पास रेडीमेड रेफरेंस, जैसे ही ये आपको देखते हैं, आपके ऊपर पहले से स्टडी करके ग्लोबली इनके जनरेशन कोहोर्ट ने वो लेबल और वो बॉक्स दे दिया है। आपको देखते ही ये बॉक्स कर देते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सही है सब कुछ, जो कैंसिल कल्चर है, बॉक्सिंग है। नहीं, इसमें सज्जन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने कही। एक्चुअली आपने जवाब भी दिया, लेकिन मैं उसको रिफ्रेश करूंगा क्वेश्चन, क्योंकि इसको भी और समझना चाहिए। तेरा जंजी मेरा जंजी हो रहा है इस समय। भाजपा वाले, कांग्रेस वाले या लेफ्ट वाले, सब अपने को लगता है कि ये मेरा जंजी है। और अभी बीजेपी शायद ये भी करेगी, स्कूल स्कूल जाएंगे यूपी में, कन्वर्सेशन करने की कोशिश करेंगे। ये सब तरीके वो अपना रहे हैं, लेकिन बैगेज के साथ। जो आपने बस है कि अपना बैगेज लेके ही आ रहे हैं आप ओपन हार्टेड नहीं आ रहे हैं कि हम इसको समझें। ऐसे में ये जो तेरा जंजी मेरा जंजी चल रहा है, कि जो रांची में हो रहा है उस पर हम इस्तीफा नहीं मांगेंगे, राहुल गांधी उस पर इस्तीफा नहीं मांगेंगे, लेकिन दिल्ली में मांगेंगे। वैसे ही बीजेपी वाले अपनी गलती जंतर मंतर में नहीं देख रहे हैं, लेकिन रांची में उनको सारी गलतियां दिख रही हैं। अब वो उसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। जहां पे ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखने लगता है कि अब जैसे मोदी जी को ही मैं कहूंगा, चंदा चोरी का इतना बड़ा मामला हुआ, चढ़ावा चोरी का, आप उस इवेंट के यजमान थे, एक स्टेटमेंट तो आपका बनता था ना। बिल्कुल, ये सवाल बार बार दिमाग में आता है आपके कि क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पे। तो ये जो ग्रज है, ये जो एक ग्रंथि दिमाग में है पुरानी पीढ़ी के, और उसके बाद जो हम लोग हिंदी में कहते हैं सींग तोड़ा के बछड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं आप, कि आप जंजी बनना चाहते हैं लेकिन उसकी तरह सोचते नहीं है। बिल्कुल। ये जो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हुई, तेरा जंजी मेरा जंजी, तो क्या ये लोग, इनको अभी भी एक गलतफहमी, ये भ्रम है कि हम झांसे में लेकर के सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि 1429 तो हर दौर में था, इस दौर के वाले में क्या खास है, हम ठीक कर लेंगे? क्या इस भ्रम में है सारी पार्टीज? नहीं, बिल्कुल इस भ्रम में है, क्योंकि बीजेपी और संघ, इनके पास जो आधार है, इसे आप कहिए कि अति आत्मविश्वास, जिसे भ्रम कहते हैं, वो है कि हमारे पास जो संगठन की शक्ति है, हम उसे घर घर आउटरीच करेंगे, और उस आउटरीच करने के साथ हम धीरे धीरे इस सिचुएशन को, उन्हें लगता है ये एक फेज है जो निकल जाएगा, और फिर से हम स्टैब्लिश कर लेंगे अपने कंफर्ट जोन को। अब देखिए, इसमें आंशिक सफलता उन्हें मिल सकती है, चुनावी तौर पे हो सकता है तत्काल इसका कोई असर न दिखे, क्योंकि चुनाव एक, हम हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है पेपर, उसमें सवाल के लिमिटेड 1 2 3 4 उसी में से चुनना है। जबकि जो सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल, जो इलेक्शन के अलावे जो पॉलिटिकल है, वो डायनेमिक, ओपन एंडेड होता है। तो कई बार देखेंगे बहुत एंगर है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, इलेक्शन का नतीजा उससे बहुत प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि आपके पास विकल्प लिमिटेड होते हैं, उसी में आपको होना, आप जो चाहते हैं उस तरीके के विकल्प नहीं होते। तो पहली बात तो ये, तो उसमें एक तो इनका यह है कि संगठन की शक्ति है। विपक्ष को क्या लग रहा है कि पहली बार जो हम नहीं कर पाए, हमारे अंदर संगठन
और नेतृत्व में ये दम नहीं था। अब समाज का बायस बीजेपी के खिलाफ हो गया। यहां वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि जनरेशनल एंगर को वो पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल एंगर की तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा इसमें आप सटलिटीज में, लेयर्स में देखें, बीजेपी के मिनिस्टर्स भाई, अपराजिता सारंगी और असम गण परिषद के जो मंत्री की बेटी वाला चीज तो सब लोग जग जाहिर है, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत तौर पे भी जानते हैं कि बड़े बड़े बीजेपी के परिवार में और जो मीडिया में नहीं आया, ऐसे बहुत सारी खबरें हैं, उसमें इस तरीके से जंतर मंतर में हुआ, लोग खुल के आए। तो कहीं से भी इसे आइडियोलॉजिकल एंगर दिखाना, ये मान लेना कि चूंकि प्रोटेस्ट हो रहा है तो बीजेपी के खिलाफ ही वोट होगा, ये भी अपने आप में बहुत ही लॉन्ग शॉट वाली एनालिसिस होती है। तो विपक्ष को क्या लग रहा है कि अब सोसाइटी का जो कॉमन सेंस है वो बीजेपी के खिलाफ चला गया है, मतलब वो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल है, इसलिए उसे फायदा होगा। तो ये गलत फहमी, ये भ्रम अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि चाहे अभिजीत दिपके हो, सोनम वांगचुक हो, या झारखंड में अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें महतो साहब हो, देवेंद्र नाथ महतो हो, और न्याय मंच हो, बाकी रिफॉर्म मंच हो, सब हो, ये सब लोग माध्यम हैं इस एंगर के, वेंट आउट करने के, ये बस मीडियम पर हैं। कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि ये कॉज है। आप याद कीजिए, अन्ना हजारे दिल्ली में खूब सफल हुए, इसलिए कि उस समय जो एवरी डे कन्वर्सेशन चल रहा था, एक फ्रस्ट्रेशन था कि प्राइम अपोजिशन पार्टी बीजेपी फेल हो रही है करप्शन को कैपिटलाइज करने में, और जो इनकम्बेंट कांग्रेस और यूपीए थी उसे ये लग गया था कि दिस इज गोइंग टू बी द सिस्टम। उसमें अन्ना हजारे आए और बाकी सब लोग आए, तो वो एक माध्यम बने। वही अन्ना हजारे उसके जस्ट बाद मुंबई में जब उन्होंने उसको रिपीट करने की कोशिश की, सुपर फ्लॉप, 500 लोग नहीं आए थे। राइट। तो ये जो गलत फहमी है ना कि कोई गांधी नहीं है अभी कि हर चीज को रिपीट कर ले, अभी आप एक माध्यम हैं। हां, आपको ये जरूर श्रेय दिया जाएगा कि आपने उसको कैपिटलाइज किया, चैनलाइज किया और वो बने, बट ये कहना कि आप उसके कॉज हैं, इसलिए ब्लेम भी करना, हम देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो सीजेपी है वो आम आदमी पार्टी .2 है, सोनम वांगचुक फला है, और उधर झारखंड में कहा जा रहा है सीएम, अब पता नहीं हेमंत सोरेन इतने एग्रेसिव क्यों हैं, चुनाव के वक्त पूरी दाढ़ी बढ़ा के अपना एक एकदम करुणामयी लुक ले आए थे कि कितने बेचारे हैं, आहत हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी उनका बॉडी लैंग्वेज, भाई आप आदिवासी समाज से आते हैं, जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं झारखंड के अलग अलग आदिवासी, संथाल परगना से लेके कोल्हान से लेके अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं, उसमें दलित समाज के लोग हैं, आप अपने डीएम को भेज के रात में शिनाख्त करवा रहे हैं और एक तरीके से एग्रेशन दिखा रहे हैं कि आइडेंटिफाई किए जाएंगे। कौन सा ऐसा डर है आपको? सीआईडी जो स्टेट का होता है उसमें कंक्लूजन हर किसी को पता है कि सीआईडी के नतीजे कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं निकलते हैं। आप खुद आरोपी हैं, आपको लगता है सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के अंदर में कमेटी बना दे, एक ट्रस्ट तो एस्टेब्लिश करें। ट्रस्ट डेफिशिएंट झारखंड में है, ट्रस्ट डेफिशिएंट यहां जंतर मंतर पे है। ठीक है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आके कह रहे हैं कि सबसे बड़े देशभक्त हैं और तार्किक ये पीढ़ी है, तर्क ढूंढती है, और उसके अगले दिन जो है कुछ दिन बाद उत्तराखंड बीजेपी के ट्वीट से हैंडल आता है, आवर जेनजी वर्सेस देयर जेनजी। तो ये कंफ्यूजन भी है और दूसरा ग्रज भी है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। रेफरेंस आपका अगर जेनजी है तो आपका संवाद जेनजी के सेंसिबिलिटी को ध्यान में रख के करना होगा, ना कि आपके ओल्ड गेम को कि पॉलिटिकल राइवल कौन है, आइडियोलॉजिकल राइवल कौन है। तो ये जो गलत फहमी है ये इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि इस जनरेशन को अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है, ये अपने आप को कहीं भी आइडियोलॉजिकली फ्रेम नहीं कर रहा है, कहीं भी ये नहीं कर रहा है कि हम बीजेपी को हराना चाह रहे हैं या जेएमएम या कांग्रेस को हराना चाह रहे हैं। इनफैक्ट वो इसमें इंगेज ही नहीं कर, आप देखेंगे इस पूरे मूवमेंट में कुछ एक नेताओं को छोड़ दे तो छात्र आ रहे हैं, वो इस इलेक्टोरल या पॉलिटिकल कैलकुलेशन से इंगेज ही नहीं कर रहा है, वो उसका रेफरेंस संज्ञान ही नहीं ले रहा, आपका पूरा संज्ञान उसको ध्यान में रख के। तो ये बताओ सज्जन, फिर जो अभी मुंबई में कोशिश की मोहन भागवत जी ने एंगेज करने की, कम्युनिकेट करने की, क्या वो एक पीआर एक्सरसाइज थी या उसका कोई मतलब था? क्योंकि उसका जब आप डीप डाइव करके उसको सुने, मैंने पूरा एक घंटा सुना उनको बैठ के, तो मुझे तो लगा कि यार इसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं, और जो सवाल पूछ रहा है वो खाली पूछने के लिए पूछ रहा है कि मेरे को 25 पूछने, तो मैंने वन बाई वन पूछ डाला।
और उनको 25 जवाब दें, तो अब वो इतने मेच्योर हैं, इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं, तो उनको कोई भी सवाल पूछो आप कुछ भी जवाब देंगे वो। क्या था वो? बिल्कुल। नहीं देखिए वो दो चीजें थी कि उनके बोलने से पहले आरएसएस के तरफ से भी कुछ अधिकारियों का जो बयान आया था वो निगेटिव बयान था जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेके। लिमय की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल लिमय जी की बात कर रहे हैं, वो भी वहीं से है, महाराष्ट्र से हैं। हम्म। लेकिन उसके बाद जब आपने आपका फीडबैक मैकेनिज्म थोड़ा पैट्रोनाइजिंग कम रहा, वैंगार्ड वाला कम गया, थोड़ा आपको ये महसूस हुआ कि जो हमने कहा कि संघ और बीजेपी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्हें लगता है कि अब कोर एजेंडा पूरा हो गया है, तो आगे के लिए क्या करना है, तो आगे के लिए आप प्रीच करें। तो फीडबैक जो मैकेनिज्म ये होता था कि लोग क्या सोच रहे हैं उसको पता करें, उससे ज्यादा है कि जाके लोगों को बताएं कि अब और क्या होना चाहिए। तो ये जो वैंगार्ड माइंडसेट जो लेफ्ट में हुआ करता था कि हम बताएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, वो आरएसएस बीजेपी में भी अभी घर कर चुका है, अभी भी गया नहीं। लेकिन जब इस तरह का एक पैराडाइम शिफ्टिंग और जनरेशन डिफाइनिंग इवेंट होता है, उस समय क्या होता है कि आपके पास ये फीडबैक आनी शुरू हो जाती है कि चीजें सही नहीं है। तो वैसे में ये करेक्टिव मेजर था, मुझे नहीं लगता है कि कन्विक्शन था, क्योंकि बहुत सारे सवालों पे वो इवेट कर गए। लेकिन ठीक है, संगठन की बाध्यताएं होती हैं, वो हर चीज को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संगठन बहुत एक जटिल प्रक्रिया है, उसमें चीजों में आपको बहुत ही सावधानी से बोलना पड़ा। वो भी संघ जिसके सैकड़ों बाकी एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी भी उससे जुड़ी हुई है। लेकिन जहां तक बात आप करें कि करेक्टिव मेजर्स हैं, उस पे उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा देशभक्त है, सबसे ज्यादा तार्किक है। देखिए ये भी वही हाल होता है कि जब बॉलीवुड में मुस्लिम जो होता है या तो टेररिस्ट होता है या बहुत बड़ा पैट्रियट होता है। मतलब एग्जैक्टली ये ये बाइनरी से प्रॉब्लम है मुझे। तो जेनजी या तो गटर जनरेशन है या सबसे बड़ा पैट्रियट है, पैट्रियट्स ऑफ द पैट्रियट्स। तो कंगना रनौत से मोहन भागवत जी का ये जो एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये वही हाल हो गया कि सरफरोश मूवी में मतलब वही है कि आप टेररिस्ट से लेके सबसे बड़ा जो पैट्रियट है वो दोनों एक आइडेंटिटी को मार्क कर रहे हैं। तो जेंजी को आप कमोडिफाई मत कीजिए। क्या मतलब हाँ, ये बड़ा ही एक्सोटिक वो है ना। व्हाइट मैन्स बर्डन में क्या था कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, ये वो एक्सोटिक देख रहे थे कि मतलब जो हम इनकी इरेशनैलिटी है कुछ उससे बिल्कुल फैसिनेटेड है कि अरे वाह ये तो कुछ एलियन जैसा है, कुछ नया है। आप हर चीज से फैसिनेट हो रहे हैं, तो जेंजी के हर चीज से फैसिनेट मत होइए। पहली बात तो ये है। यहां पे क्या हो रहा है कि आपने जेंजी, भाई जेंजी एक टर्म है, ये यूथ कोहॉर्ट है, हर जनरेशन में आपने उसको टर्म दिया। उसको एक ऐसा लग रहा है कि होमोसेपियंस से हटके एक नई प्रजाति है, कोई एक्सोटिक। तो आप फैसिनेटेड है, तो आप उसके जो भी एट्रीब्यूट देख रहे हैं वो एक्सोल्टेड पैट्रियट नहीं है, वो पैट्रियट ऑफ द पैट्रियट है। वो जनरेशन गटर है, किसी लायक नहीं है। ठीक है। उसके पहले भी जब तक ये टर्म नहीं हुआ था, उसमें जनरेशनल एकेडमिक्स में वगैरह में चलता था, लोग कहते थे कि थोड़ा स्ट्रेस आता है और ये डिप्रेस हो जाते हैं, स्नोफ्लेक जनरेशन है, अटेंशन स्पैन कम है, कोई कमिटमेंट नहीं है, जॉब नहीं कर सकते हैं, जो कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैं उनके लिए नाइटमेयर है, बिकॉज जॉब स्विच करते रहते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, ड्यूटीज को ट्रॉमा मानते हैं। ये एक फ्रेमिंग चल रही थी पहले से। लेकिन अब क्या हो गया है कि जेनजी वो कॉमोडिटी हो गया है कि हर किसी को देखिए तो डेलुलू, मियाँ, ये सब टर्म यूज कर रहे हैं। अरे मतलब वो होता नहीं 6 महीने के बच्चा कि आप उसे लेते हैं और उसे पुलुलू चुलुलू करना, प्यार करना शुरू कर देते हैं, उस तरह क्या है। और वो कैरिकेचर है भाई, आपसे वो जेनजी नहीं चाहता कि वो आप उसकी लिंगो बोले, आप उसके राइट। टर्म्स को यूज करें, वो उसकी अपेक्षा नहीं है। उसकी ये वही हो गया कि आप पैरेट को, तोते को देखते हैं और उसकी उसकी भाषा में उसे जो है श्लोक सिखाते हैं या चार शब्द बोलते हैं और फिर वो रिपीट करता है। वो रिलेटिबिलिटी नहीं है, ये मिमिक्री है, ये कैरिकेचर है। और इसमें क्या हो रहा है कि आप जो अभी का यूथ है, जेनजी है और थोड़ा बहुत जेन अल्फा, जो अर्ली जेन अल्फा है, जो अभी 9वीं 10वीं क्लास वगैरह में है, उसकी एक कैरिकेचर कर रहे हैं, उसको बिल्कुल कोमोडिफाई कर रहे हैं कि उसके 5-6 जेनजी का मतलब ABCDE, उसको रट लीजिए आप फॉर्मूले की तरह और उसको रिपीट करते रहिए, कन्विक्शन आप। तो मोहन भागवत जब वहां पे बोल रहे थे तो मुझे भी ये लगा कि ये सबसे ज्यादा पैट्रियट है, सबसे ज्यादा तार्किक है, तो क्या बाकी लोग बेवकूफ थे? देखिए ये अपीज मत कीजिए। ये जो क्लॉकिंग है ना, मेरा इस हाँ सेंटेंस पे आपके साथ क्लॉकिंग है, इसलिए कि जो मैंने कहा कि नहीं, आप लाल टी शर्ट पहन के जेनजी बनने की जो कोशिश कर,
यही सबसे बड़ा मिस्टेक। आपने बहुत सही बात की, जेनजी ये नहीं कह रहा कि आप मेरे लिए क्लॉकिंग या डेलिलू ये सब बोलना शुरू कर दें, बिल्कुल। वो उसकी मीडियम एक्सप्रेशन है, वो कॉज नहीं है। तो ये वाली वही एक्सरसाइज हो रही थी कि आप उसको समझ नहीं रहे, उसकी तरफ बिहेव कर रहे हैं एक्सट्रीम, हाँ तुम सबसे ईमानदार आदमी। क्यों कर रहे हैं ये ऐसा जानबूझ के? नहीं, चूंकि वो इजी है करना। सवाल ये लगता है कि आपको कि आप ऊपर से पैकेजिंग चेंज कर देंगे, अंदर का कंटेंट नहीं करेंगे, तो ये भ्रम हो जाएगा। पहले हमने कहा कि इस जनरेशन के पास ग्लोबल रेफरेंस है, और ग्लोबल रेफरेंस से होता क्या है कि जैसे आप अगर मान लीजिए 50 किताबें पढ़ जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपने सारे अनुभवों को जिया है। आप पढ़ के भी उस अनुभवों के बारे में आपको एक डेटा मिल जाता है, आपको आइडिया मिल जाता है कि लाइफ क्या है नहीं है। उसी तरीके से इनके पास जब ग्लोबल रेफरेंस है, बिकॉज ये जुड़े हुए हैं, तो उस ग्लोबल रेफरेंस में किस किस तरह की सिचुएशन बाकी जनरेशन से आ सकती है। बाकी जनरेशन जो पॉलिटिक्स भी उसी के हिसाब से है, कल्चर भी उसी के हिसाब से है, मोरल फैमिली सोसाइटल वैल्यूज कल्चरल वैल्यूज भी उसी के हिसाब से है। तो इनके पास जब वो टर्म्स हैं तो ये जानते हैं, आप बोलेंगे उससे पहले इनके पास वो फ्रेम है कि अगर इस तरीके से कोई बोलता है। ये वही हाल है कि मैं एक सवाल पोज करूं और कौन किस तरीके से जवाब देगा उससे मैं उसको आइडेंटिफाई कर दूं, बॉक्स कर दूं। तो मेरे पास पहले से है, तो ये जनरेशन आपसे एनलाइटेंड नहीं हो रहा है, ये वेट कर रहा है, ये देख रहा है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हाउ यू रिस्पॉन्ड बिकम्स योर आइडेंटिटी। इस चीज को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि बॉक्सिंग जो है इस जनरेशन की बहुत बड़ी टूल है, वो प्रॉब्लमेटिक है एक सेंस में। लेकिन अगर आप इसको कॉग्निजेंस में नहीं लेंगे, जैसे हमने कहा कि अगर इस जनरेशन को आप जाके ये रेफरेंस दें कि अरे तुम लोगों ने देखा क्या है संघर्ष ये होते, कि अपनी अपनी वीर गाथा सुनाए, अपने चाइल्डहुड का पूरा संघर्ष सुनाए, तो ये डेलुलू मतलब डिल्यूजनल, कि वो डिल्यूजनल कि आपको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमारी रियलिटी क्या है। देयर कैन नॉट बी कन्वर्सेशन। ठीक है, उसी तरीके से जो एब्रिविएशन है मिया फोमो ये सब माफा, वो करने से कुछ नहीं होगा। ये कर इसलिए रहे हैं कि अभी भी अपना जो लोकस कंफर्ट जोन है उसको बदलना नहीं चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स के मायने आप आइडेंटिटी की बात करते हैं। अब आप देखिए, अभी सोनम वांगचुक ने एक बहुत अच्छी बात की। जैसे ही जंतर मंतर से लेके झारखंड का प्रोटेस्ट हुआ, ये आने लगा कि नहीं नहीं इसमें स्टूडेंट्स तो हैं, वो पहले तो आया ये सब एंटी नेशनल है, फिर आया नहीं नहीं इसमें एंटी सोशल एलिमेंट ज्यादा थे, स्टूडेंट तो बहुत कम थे, फिर आए नहीं स्टूडेंट थे, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट आ गए थे। ठीक है, तो आप डिग्री घटा रहे हैं। आपका ये क्या है कि डिलिजिटिमाइज करो, ये दिखा के कि प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट्स हैं इसमें और उन्होंने इसको शेप किया है। तो आप क्या कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि ये जनरेशन जो रेज कर रही है अपनी वॉइस वो पैसिव है, इसे किसी ने बरगला लिया। ठीक है, एक महोदया जो है वो बजाज क्या नाम करके हैं, वो आई और बोली कि कॉग्निटिव न्यूरल एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन चला। मतलब क्या है, हम लोग वो भेड़ और बकरी हैं कि नैरेटिव में, हाँ शत्रुबोध मित्रबोध, मतलब पुराने सारे चीजों को लाके वो एक प्लेटर बनाया जा रहा है। अरे इतना पैसिव मत मानिए, इतना 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 इनफेंटलाइज मत कीजिए। गेम हर कोई समझता है, एल्गोरिथम को आपसे बेहतर ये लोग समझते हैं। ये एक वर्ड यूज करके उन देवी जी ने अपने आप को बॉक्स करा लिया कि आप प्लांट थे उधर के, आप राइट विंग प्लांट थी। ये एक शब्द बोल के अपने आप को बॉक्स करा लिया, जब आप शत्रुबोध मित्रबोध करा रही थी। मैंने ये सब चीजें शत्रुबोध मित्रबोध और भाई नैरेटिव है ही न्यूरल और कॉग्निटिव वारफेयर, कौन सी नई बात इसमें आपने कह दी। आपका पूरा आईटी सेल है, आपकी पूरी सपोर्ट सिस्टम है, कांग्रेस की आईटी सेल है, आम आदमी पार्टी की आईटी सेल है, आपका डोर टू डोर कनेक्ट है। तो मतलब एक अल्गोरिथमिक ट्विकिंग ने, जो न्यूरल कॉग्निटिव वॉरफेयर ने आपके सारे के सारे तंत्र को धराशायी कर दिया, तो ये तो चिंता की बात होनी चाहिए। और किया तो अभी क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? और आगे ना कर पाए इसकी क्या व्यवस्था है? क्या कि अल्गोरिथम को आप बैन कर दें? यहां पे बात यह है कि सोनम वांगचुक ने क्या उठाया कि जब आपने रेफरेंस दिया बैड एलिमेंट्स का, तो बात यहां पे है, जिस तरह गाली की बात हुई, तो गाली जेनजी ने इजाद नहीं किया है, गाली समाज का हिस्सा है। हम आप हमारे परिवार में, घर के बाहर, पॉलिटिकल क्लास सब उसे यूज करता है और बेहिचक यूज करता है। तो गाली से अगर समस्या है तो यह समस्या केवल इस जनरेशन ने यूज किया उससे नहीं होनी चाहिए। तो यह सिलेक्टिव आउटरीच जो है वो प्रॉब्लम ये नहीं कि गाली देना अच्छी बात थी, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन
प्रॉब्लमेटिक इस जनरेशन के लिए कि अच्छा हमने जब दी, वो कहते हैं ना कि हम करें तो रासलीला और आप करें तो रासलीला और हम करें तो क्या है, कैरेक्टर ढीला। वो करेक्टर नहीं ढीला। चलेगा। ये जो ड्युअलिटी है, हिपोक्रेसी है, चूंकि नहीं, हिपोक्रेसी की इसमें बात आती है। सज्जन बिगेस्ट हिपोक्रेसी थी जब ये कहा गया हाईएस्ट अथॉरिटी की तरफ से कि ये लड़कियां गाली दे रही थी इसलिए मेरे लिए कल्चरल शॉक है। इससे बड़ा मिसोजिनिस्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़की गाली दे रही तो आपके लिए कल्चरल शॉक है, और लड़का दिन भर गाली दे और उसी जेंडर के लिए गाली दे तो आपके लिए शॉक नहीं है। नहीं, आप कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं इन चीजों को। आप खुद ही एग्जैक्टली। कहते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाइए, उन्हें पब्लिक स्फीयर में, ये तो पब्लिक स्फीयर में वो आ रही हैं। और एक और बात देखिए, प्रधानमंत्री को गाली देना कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि पहली बार नहीं हुआ है, मंडल का दौर था। आप इस तरफ वीपी सिंह को जिस तरह की गालियां दी गई थी, उनके पैदाइश को लेकर जिस तरह की चीजें कही जा रही थी, उस समय के स्लोगन्स जिस तरीके से यूज किए जा रहे थे। मैं बिहार से आता हूं, जब कर्पूरी ठाकुर जब वहां पे मुंगेरी लाल कमीशन का जो ओबीसी, आज के बैकवर्ड कास्ट कमीशन, क्लास कमीशन के लिए लाए थे, ट्रेन से ट्रेवल करते थे और ट्रेन की स्थिति जानते हैं, और बिहार में तो और भी ज्यादा थी। वो ट्रेन से हर स्टेशन पे लोग रुक के गालियां दिया करते थे, और फिर उसके बदले में बाकी लोगों को जो अपर कास्ट थे उनको गाली मिलती थी सोशलिस्ट डिस्कोर्स में। जिस तरह की गाली, लोहिया तो फिर भी उनका तो विधवा विलाप तो बहुत माइल्ड टर्म था उनके लिए। वो तो जिन शब्दों को बोलते थे उस पे आप अभी कैंसिल हो जाएं, और वो कांग्रेस के एलिट कल्चर को शॉक करने के लिए बोला करते थे। और वो लोहिया थे जो जर्मनी से पीएचडी करके आए हुए थे, जिनकी भाषा पे पकड़ थी, तो वो डेलिबरेट था। ये भी नहीं था कि उनकी परवरिश में वैसा आता था। तो गालियों, राजनारायण की बात लोग भूल जाते हैं, कल्पनाथ राय जो घोषी से आते थे उनकी बात लोग भूल जाते हैं। ठीक है, और आज के दौर में जो पार्लियामेंट में रमेश विधूरी से लेके हैदराबाद में सब सब लोग कह रहे हैं, तो गालियों का जब पूरा तंत्र आपको दिख रहा है, डिस्कोर्स, उसमें प्रॉब्लमेटाइज करना कि लड़कियों ने गाली दी। देखिए, मोरली आप इसे कह सकते हैं नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को, गाली को देखें, तो पहली बात तो सिंगल आउट नहीं करना चाहिए क्योंकि सब दे रहे हैं, और दूसरी बात उनकी जेंडर्ड आइडेंटिटी से नहीं जोड़नी चाहिए। करेक्ट। ये सबसे जेंडर्ड बड़ा आइडेंटिटी से नहीं। मतलब कि आप जेंडर आइडेंटिटी जोड़ रहे हैं, और जब तक आप मतलब आप स्वयं भी गाली दे रहे हैं तब आपको बुरा नहीं लग रहा है। फीमेल ने गाली दिया, लड़की ने गाली दिया तो आपको शॉक लग रहा, क्यों? तब शॉक क्यों नहीं लगा था जब आप स्वयं उस तरह गालियां दे रहे थे? नहीं, तब शॉक नहीं क्योंकि लगा। क्योंकि आप वो मोरल पैराडाइम पुराना शेयर कर रहे हैं ना, कि एक डोमेस्टिक स्फीयर है, एक पब्लिक स्फीयर है। गालियां पब्लिक स्फीयर में फिर भी चल जाती हैं, आटे में थोड़ा नमक चलता है, वो वाली हिसाब। लेकिन घर का जो है सैक्रोसैंक्ट है, वहां तो बिल्कुल एक अलग संस्कार होना चाहिए। तो संस्कार का बीड़ा केवल लड़कियों ने नहीं उठाया। और दूसरी बात, इससे और एलियनेट हो रहा है। आपने पूछा ना कि रिलेटेबल क्यों नहीं है, कैसे रिलेट करेंगे? इनका जो वर्ल्ड व्यू है वो कुछ और है। इनके जो पॉप कल्चर में जो आइकन्स है, ग्लोबल आइकन्स है, जो ग्लोबल इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए जो कस वर्ड्स हैं वो बहुत बार इमोशनल एक्सप्रेशन का माध्यम बनते हैं, वो बहुत बार असर्शन का भी माध्यम बनते हैं। लेकिन उसमें आप सिंगल आउट करें, जेंडर से रिलेट कर दें, तो वैसी स्थिति में सोनम वांगचुक ने कहा कि ठीक है, बैड एलिमेंट्स, क्रिमिनल एलिमेंट्स प्रॉब्लम है जंतर मंतर पे, झारखंड में। तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो है उनका तो डेटा है, जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप टिकट क्यों देते हैं? जीत के जो आ रहे हैं, 1/3 के ऊपर ग्रीवियस चार्जेस हैं, आधा से ज्यादा के ऊपर जो है क्रिमिनल केसेस हैं। तो रिफॉर्म करना है तो आज सप्त धारा की बात प्रधानमंत्री ने कही, बहुत अच्छी बात है। पंच प्रण की बात की, तो उसमें एक प्रण यह भी हो कि जिसके खिलाफ भी क्रिमिनल कोर्ट केस हो, और खासकर सीरियस क्रिमिनल केस हो, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, पीरियड। वहां पे आप क्यों नहीं ये बात ला रहे हैं? वहां पे आप क्यों तर्क गढ़ते हैं कि नहीं, राजनीतिक जीवन में तो केस होते रहते हैं, फर्जी मुकदमे होता है। जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट करे, उसका जब आप बैकग्राउंड लाएं, उसकी आइडेंटिटी रिवील करें, उसका पता रिवील करें, तो वो बोनाफाइड है। पॉलिटिशियन के खिलाफ जब आ जाए, वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप जस्टिफाई करें। तो इस जनरेशन की दिक्कत यह है कि आप एक तो उसको मिमिक मत कीजिए, इमिटेट मत कीजिए, उसके सेंसिबिलिटी को समझिए। और दूसरा, जब आप अपनी बात कहिए तो कन्विक्शन, आपके गुस्से में कन्विक्शन नहीं है, आपके तारीफ में कन्विक्शन नहीं है। अगर सबसे बड़े पैट्रियोट हैं तो फिर तो सारा मसला खत्म, इनका हर डिमांड मान लेना चाहिए, फिर तो इनकी आरती उतारी जानी चाहिए, क्योंकि ये समय तो महोत्सव का है ना। इस जनरेशन के लिए आप महोत्सव कीजिए।
पूरा पॉलिटिकल क्लास किसी भी दल का हो, यहाँ पे हम लोग किसी एक दल की बात नहीं कर रहे, जब वो बोलता है ना तो जैसे लगता है साफ साफ सफेद नहीं, एकदम मिल्की वाइट झूठ बोल रहा है। इतना कॉन्ट्रडिक्शन है उसकी बातों में, वो कह कुछ रहा है कर कुछ रहा है एक सेकंड के डिफरेंस में। इसलिए जब मुझे लगता है कि जनजी को लगता है कि हम लोग की पीढ़ी है, पाई पीढ़ी चूंकि बहुत सारे दौर देख के आई तो आप रिएक्ट नहीं करते हैं, या आपका रेफरेंस पॉइंट इतना छोटा है कि आप रिएक्ट नहीं करते हैं। आज का युवा क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? अगर राम रहीम को 1.5 दर्जन बार बेल मिल रही है, जो आरोपी है सजा याफ्ता है, तो क्यों नहीं मन में सवाल आएगा कि इसको पैरोल क्यों मिलती है? कौन इसका जवाब देगा? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं आप? इतने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन हमने, इतने ब्लैटेंट कॉन्ट्रडिक्शन हमने समाज में क्रिएट कर दिए हर फील्ड में। 10 बार अगर नीट का पेपर आपका बार बार क्वेश्चन मार्क में आ रहा है तो कौन इसका जवाब देगा? भाई कहीं तो जाके स्टॉप होगा ना वो चीज। एंड एवरीवेयर आप देखिए, चाहे वो पोजीशन की सरकारें हो, करंट रिजीम में बीजेपी की सरकारें हो, हर जगह आपको यही दिखेगा। तो कई बार ये लगता है कि जिंजी जो कर रहा है वो इतना परेशान हो चुका है, उससे बर्दाश्त नहीं, और जब चूंकि उसका फ्यूचर इनसिक्योर है, बिल्कुल। नौकरी नहीं है, उसको ये समझ में आ रहा है कि गुरु करेंगे क्या हम आगे। धरने के बाद वो इस समय क्या कर रहा होगा उसके दिमाग में अभी नहीं चल रहा होगा, हम नौकरी कैसे करेंगे। तो सज्जन एक शब्द आपने कई बार यूज किया, इसलिए मेरा मन करे उस पर एक सवाल आपसे बने। ट्रॉमा आपने बहुत बार यूज किया है, क्या जेंजी के लिए ट्रॉमा एक बहुत बड़ी समस्या है? नहीं, वो बिल्कुल है। देखिए, ट्रॉमा का कारण भी है कि एक तो फैमिली का जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, जो आजकल हम लोग ईक्यू भी कहते हैं कि ईक्यू कम है, ज़्यादा है। और ये केवल अपने देश की समस्या नहीं है। जापान वगैरह तो वेस्ट से भी ज़्यादा इस क्राइसिस से जूझ रहे हैं कि जहाँ पे हाई मॉडर्निटी जो वेस्टर्न कंट्री से ज़्यादा है, और साथ में ट्रेडिशन का एक कंप्लायंस, दोनों एक साथ जब करना होता है, वो डीपली आपको 2 डायरेक्शन में खींचता है। तो अब फैमिली के अंदर भी लोग एलियनेट फील कर रहे हैं। वैसी स्थिति में आप पैदा कहीं और होते हैं, पढ़ाई कहीं और करते हैं, शादी वगैरह का अलग मसला है, सेटल कहीं और हो रहे हैं। तो हर जगह आपके लिए एक चुनौती है, हर जगह आपका एक संघर्ष है। एक छोटे से क्लास को अगर आप छोड़ दें तो, और उसमें जैसा हमने बूमर जनरेशन से कॉन्ट्रास्ट इसलिए किया कि लेट 60s और 70s को हम लोग बहुत रोमांटिसाइज करते हैं। अरे क्या एज ऑफ एंगर, द डेंजरस डिकेड, हिप्पी जनरेशन, रेबेलियन वाज इन द एयर, मूवियां बनती है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी इंडिया में बनी और तमाम वेस्ट में बनी हुई हैं। अरे ये वो जनरेशन था जो आज कहा कि अब मेरा मन भर गया प्रोटेस्ट से, कल उसे आराम से जॉब मिलता था। उस समय था, उस समय, और उसका सपोर्ट बेस सिस्टम भी बना हुआ था। अभी क्या है कि एक तो सबसे पहली पहली बात यह है कि चाइल्डहुड से वो इनको सपोर्ट बेस जब नहीं मिलता है, स्ट्रेस जब एक कॉमन चीजें हैं, तो उसमें पेरेंटिंग की भी चैलेंजेस हैं। और वैसी स्थिति में बहुत सारी चीजें ये हैं कि ये फील करते हैं। जब फील करते हैं तो क्या होता है, ये कन्वर्सेशन कहाँ करते हैं? ये स्कूल्स में जाके करते हैं, अपने एज ग्रुप में। और फिर ये शेयर करते हैं कि इंडिविजुअल एक एक ही जो सिचुएशन है वो हर किसी की सिचुएशन है, ठीक है। और फिर वो इसको एक ट्रॉमा की तरह लेते हैं। ट्रॉमा किस चीज का है कि आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो वर्ल्ड व्यू है, उसको आप कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए पहले होता था कि ज्वाइंट फैमिली वगैरह सब में होता था, या रिलेटिव्स में कोई ना कोई सुन लेता था, यहां हुआ तो आपका इमोशनल लैंडस्केप बनता था। दूसरा क्या है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको यह बताया जाता है कि आपका एस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल कट थ्रोट कंपटीशन के थ्रू गुजरेगा। अब उस कट थ्रोट कंपटीशन में क्या हो रहा है कि सक्सेस के पैरामीटर दिखाए जा रहे हैं कि हाईएस्ट पैकेज कितना गया। ये आपने कभी वो डेटा नहीं खंगाला। इंडिया अभी जो है मार्केट पूरी की पूरी सक्सेस स्टोरी 10 मिलियन पॉपुलेशन की है, 10 करोड़ जो पॉपुलेशन है उसकी सक्सेस स्टोरी है। वो कौन सी सोसाइटी में, कितने प्रॉपर्टी में, उसका इनकम रिटर्न कितना है। 140 करोड़ के देश में अगर आपका 100 मिलियन, 100 करोड़ का, 10 करोड़ का अगर रेफरेंस हो, तो ये बहुत चिंता की बात है। फ्लाइट का अगर आप देखिए, इन बच्चों का देखिए, आपको ट्रेवल करना है, लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट्स बन गए। अगर आप 4 से 5 दिन पहले कहीं ए से बी का आप फ्लाइट टिकट बुक करिए और आप प्राइसिंग देखिए, उसकी हरक्यूलियन प्राइसिंग होती है, इरेशनल तरीके से। और जब इंडिगो की क्राइसिस हुई तो प्राइस कैप लाया गया कि 15,000 से ज्यादा नहीं होगा, पीक से ज्यादा नहीं, वो सब अब खत्म हो गया है।
आप जाइए कभी 15,000, 20,000, 23,000। अब उसमें या तो आप एक्सपेक्ट करें कि आप फिर से वही ट्रेन सिस्टम से जाएं। ट्रेन सिस्टम में ट्रेन की जो हालात है, वंदे भारत को अगर आप छोड़ दें, तो बाकी ट्रेन की स्थिति आप एक्सपीरियंस से जाइए। तो आपकी पटरी बन रही है, रेलवे नेटवर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो गया, सही बात है। लेकिन ईज ऑफ लिविंग जो है, नहीं हुआ। तो ट्रॉमा का सोर्स क्या हो रहा है कि ट्रॉमा का सोर्स एक तो फैमिली से आ रहा है। उसके बाद दूसरी बात ये आ रही है कि जब आप एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन जब हम प्रैक्टिकल साइड जब देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो है एंग्जाइटी से भरा हुआ है। मुझे यहां से बैंगलोर शिफ्ट करना है, मान लीजिए। तो बैंगलोर जाने के लिए मुझे जो रेंट आउट करना है, जो मेरी सैलरी स्ट्रक्चर होगी, और उसके बाद जो कल्चरल क्लैश हो रहा है, सन ऑफ द सॉइल सेंटिमेंट तो भारत में हर शहर में आ रहा है, और अभी और बढ़ेगा। ये घटने वाला नहीं है। अभी तो मुंबई में आपने कर दिया ना कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हैं, उनको मराठी आनी चाहिए। ठीक है, मराठी आनी चाहिए, लेकिन एक ड्राइवर जो सुबह से कमाने गया है, सुबह से रात तक मेहनत कर रहा है, परिवार चला रहा है, वो कब सीखेगा? पहली बात है। और वो कैसे सीखेगा? आपने व्यवस्था दी है क्या? हर नुक्के पे, चौराहे पे आपने मराठी लर्निंग का ये दिया? नहीं। ये सब कल्चरल क्लैश है। तो आप आइडियोलॉजी हिंदुत्व की बात करते हैं, तो जो वहां पे लोग देखेंगे, उन्हें हिंदुत्व के साथ दूसरा डायमेंशन देखेगा कि वहां पे एक कल्चरल बैरियर क्रिएट किया जा रहा है। बेंगलोर में आप देखिए वही हो रहा है। चेन्नई की बात ही अलग है। अब हर कोई अपने जो वहां के लोग कर रहे हैं, वो भी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी इतनी लिमिटेड है, इतनी डिप्रेसिंग सिनेरियो है कि इसमें या तो आप किसी और को ब्लेम करो। तो यहां पे आउटसाइडर जो है वो हो जाता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, वहां आ रहे हैं। और वैसी स्थिति में जब आप ये कहेंगे कि इंडिया की एस्पिरेशनल नैरेटिव जो है वो बहुत बुलंद है, वो रिलेट नहीं करता है। तो इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस है कि जब आप कहीं पे जॉब करने गए और आपने वहां की बोली नहीं बोली, वो बेंगलोर हो या कोई और शहर हो, और किसी ने आपको गाली दे दी और एक थप्पड़ लगा दिया, ठीक है, उसमें हिंदुत्व नहीं दिखता है, ना ही तो उसमें एस्पिरेशनल इंडिया का डेटा दिखता है, वो ट्रॉमा आता है। तीसरी बात क्या होती है कि अभी आप जब फैमिली स्ट्रक्चर जा रहा है, तो आप कहीं भी जा रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कहते हैं ना कि यू आर ऑन योर ओन, रियलिज्म में, कि कोई आपके लिए अपनी तैयारी खुद कीजिए। यूनाइटेड नेशन जो है कुछ करने नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग मानते थे कि देश और सरकार जो है आपकी सुरक्षा कवच आपके लिए बनाएगी। अब सवाल यहां पे क्या हो गया है कि एस्पिरेशन का मतलब फ्रीबीज नहीं है। 10,000 करोड़ वाले को चिंता नहीं है, और 10,000 लाभार्थी जो प्राप्ति है उसको चिंता नहीं है। लेकिन बीच की जो बड़ी मिसिंग मिडिल है, जो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, आप उस परिवार के इस जनरेशन में जाके देखिए, उनकी एंजाइटी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कहीं भी जाते हैं, जिस तरह का कल्चरल क्लैश वो देख रहे हैं, जिस तरह की इकोनॉमिक एंजाइटी वो फेस कर रहे हैं, फैमिली में कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है। आपकी इनकम का आधी से ज्यादा जो इनकम है, वो इनकम टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम टैक्स में 30% तो आपका कॉमन है इनकम टैक्स जाना, और उसके बाद 30% के अलावे 20 से 30% आपका इनडायरेक्ट टैक्स चला जाता है। आप कहीं जाए वो जाए। अब मध्यकाल में आधी कमाई आपकी लूटी जाती थी, घोड़े पे आके लोग लूटते थे, छीन के। अभी आप कानून के थ्रू कर रहे हैं, और वो कमाई कहां जा रही है? वो आप फ्री बीज में दे रहे हैं कि आपने 100 करोड़ लोगों को दे दिया, बहुत सही बात है। लेकिन अगर स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरह हमने अपनी आधी कमाई दे दी, तो उसके बदले में हमें वर्ल्ड क्लास फ्री एजुकेशन, पब्लिक एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री हेल्थ, उसके बाद भी जाइए तो आप देखिए हेल्थ की क्या कंडीशन है। उसके बाद एजुकेशन के लिए आपको किस तरह के, एक बच्चे के लिए औसतन कम से कम क्वालिटी एजुकेशन आप करना चाह रहे हैं, तो आज की तारीख में लोग बताते हैं कि 2 करोड़ बहुत ही बेसिक अमाउंट है, बेसिक, बहुत ही हम्बल, अगर आप चाहते हैं। और अगले 5-10 साल में ये 2 करोड़ 5-10, जैसे रियल एस्टेट का दाम बढ़ रहा है, डिमांड नहीं बढ़ रहा है, लेकिन दाम बढ़ता जा रहा है, दाम बढ़ता जा रहा है। अभी मैं वसंत कुंज में हूं दिल्ली में, 2021-22 तक जो 3 BHK फ्लैट 2.5 करोड़ का हुआ करता था, अभी वो कैसे 6 करोड़ 7 करोड़ का हो गया है। कोई सुधार नहीं आया है, बिल्डिंग की स्थिति और खराब है। और ये एक कहानी हर जगह आप रेप्लिकेट करते देखेंगे। कैसे हो रहा है? कौन लोग हैं वो ले रहे हैं? रेंटल इकोनॉमी जो है उसी तरीके से मल्टीप्लाई हो रही है, हर 11 महीने आपका हो रहा है। और ये जो जनरेशन है, जो अलग अलग शहरों में माइग्रेट करेगा, जाएगा, सेटल होगा, आप उसके ट्रॉमा केवल इकोनॉमिक एंजाइटी नहीं है, उसे जो फेस करना पड़ता है,
उसके वही पास ना तो इमोशनल विल है, ना सपोर्ट सिस्टम, ना कुछ है। और जब आप उसे अपनी इंडिया की सक्सेसफुल नैरेटिव दिखाते हैं, जो आंकड़ों के हिसाब से, तर्क के हिसाब से गलत नहीं है, लेकिन यह है कि एक छोटे से क्लास को यह कैटर कर रहा है। तो या तो यही आप असली बीपीएल हो। ट्रोमा है। असली ट्रोमा यही है कि जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि अरे क्या बिला गुलाबी है पूरा सब कुछ, लेकिन जब मैं फेस करता हूं अपनी सोसाइटी से, जैसे मैं बाहर निकलता हूं वैसे ही आपको पहला ट्रॉमा लगता है कि नहीं यार वो कुछ बड़ा डिस्कनेक्ट है। कि जैसे ना कि एक पिक्चर आप देख रहे हैं कोई बहुत बढ़िया अमिताभ बच्चन की, और जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया बदल जाती है एकदम, मतलब बाहर निकलते दुनिया दूसरी है। ये रियल ट्रॉमा हो रहा है। और आपने बहुत सारी जो बातें कही ना, दरअसल ये क्वेश्चन मैं इसलिए थोड़ा लेट लाया क्योंकि ये पूरा शो इसी पे हो जाता कि जेंजी का ट्रॉमा क्या है। आप एक भी प्रोडक्ट, एक ढंग की टी शर्ट इंडिया में नहीं खरीद सकते। आप बताओ मुझे क्वालिटी वाइज एक ढंग की टी शर्ट मिलती है क्या? नहीं, कॉन्फिडेंस के बिल्कुल नहीं। साथ आप नहीं खरीद सकते। घर आएंगे तो आपके मन में डाउट रहेगा या इसकी फैब्रिक क्वालिटी कितनी खराब होगी। ये ट्रॉमा है हमारे लिए कि पैसे दे के भी हमको कुछ चीज अच्छी मिली है, इसकी गारंटी नहीं है। और इसको पता नहीं लोग क्यों नहीं रियलाइज करते। इस पर बात होनी चाहिए कि क्वालिटी वाइज हम लोग बहुत नीचे जा चुके हैं। मुझे तो बहुत कई बार लगता है कि पैसे दे के भी आपको क्वालिटी नहीं मिली। आप बहुत अच्छी सीट ले लीजिए या कोई अच्छा होटल, तब भी आपके मन में डर रहता है यार कि ठीक होगा कि नहीं होगा। ये डर होना ही नहीं चाहिए। यही तो ट्रॉमा है मेरे लिए कि पैसा देके भी क्वालिटी नहीं है। तो ट्रॉमा तो है ये। सज्जन, इस पर एक अलग से हम पूरे दिन एक बात करें, क्योंकि एक एक वर्ड पे शो बन सकते हैं, एक एक वर्ड पे कि जेंजी का ट्रॉमा क्या है, जेंजी का कंफ्यूजन क्या है, जेंजी कैंसिल क्यों करता है। ये एक एक शब्द नहीं, एक एक शो है। तो एक आखिरी क्वेश्चन जिसका मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप जवाब चाहिए, और उसके लिए एक लाइन आप क्वालिफायर दे सकते हैं, जो भी आप उत्तर चुनेंगे। ये जेंजी जो इस समय है, ये रिबेलियस है या रिवोल्यूशनरी है? ये डिप्रेस्ड है। तीसरा टर्म आप ले आए। अच्छा, एक लाइन क्वालिफायर दीजिए इसका। देखिए, डिप्रेस्ड इसलिए है कि जैसे हमने कहा कि रेबेलियस या रिवोल्यूशनरी कभी सिंगल इशू बेस्ड नहीं होता है। वो बहुत सारे इश्यूज से रिलेट करता है। आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे इस जनरेशन के पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वो समाज की चिंता करे। तो उस लिहाज से ये क्रांति, ये अपनी चिंता कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बिना रिवोल्यूशनरी, बिना रेबेलियस हुए ये वो काम कर रहा है जो रेबेलियस और रिवोल्यूशनरी भी नहीं कर पाते। कारण यह है, जब हर किसी की सफरिंग में एक कॉमन बेस हो, तो जब आप अपनी चिंता करते हैं तो वो समाज की चिंता हो जाती है। डिप्रेस इसलिए है क्योंकि सक्सेस स्टोरी यहां पे इनके इंडिविजुअल सब्जेक्टिव सफरिंग को, इनके एंग्जाइटी को, एस्पिरेशन का लैंग्वेज, उसकी चाशनी, इनके चिंता की जो पूरी की पूरी डर है, उसको डिनाई करने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे सेंस में देखिए, इस जनरेशन के बीच में और पहले के जनरेशन में अभी तलखी बढ़ेगी। जब मैं दो जनरेशन की बात कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड व्यू की बात कर रहा हूं, दो इंडिविजुअल्स की नहीं। और डिप्रेस्ड इसलिए भी है कि ये होपलेस है, क्योंकि ये केवल पॉलिटिकल करप्शन और पॉलिटिकल अलूफनेस की बात नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। आप हर राज्य में चले जाइए, हर राज्य में आपको 5 ऐसे ब्यूरोक्रेट का नाम लोग बताएंगे, वहां के पत्रकार बताएंगे, सब बताएंगे, जिनके संपत्ति और आय के बारे में गॉसिप्स चलती हैं। वो देखिए, रियलिटी नुक्करों पे, चाय की दुकान पे, कॉफी हाउसेस पे और बाकी जगह पे क्या बात हो रही है वहां पता लगती है। वो सच है। आइडियोलॉजिकल नैरेटिव से नहीं पता लगेगी कि मैं क्या नैरेटिव चला रहा हूं और मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूं और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। आप भारत के किसी राज्य में चले जाइए, आपको लोग बताएंगे कि 5 से 10 ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं टॉप लेवल के, जो पॉलिटिकल क्लास के साथ अलाइंड हैं। वही वहां के चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, वही वहां के बाकी मुख्य चीजों को देखेंगे, मिनिस्ट्रीज को देखेंगे। और ये जो ओलिगार्की है, उनके बच्चे बाहर में हैं, वो स्टार्टअप खोल रहे हैं। और जब वो करप्शन कर रहे हैं तो पैसा जो है वो डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हाइट में स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो। ऐसी कहानियां सुनने में आपको मिलेगी। सच पड़ताल का विषय है, लेकिन ये गॉसिप है। जेनजी इसको अपना रेफरेंस मानेगा। वो आपके जी, दावों को नहीं मानेगा कि आप एविडेंस का, एविडेंस मीटू मूवमेंट के समय में एविडेंस मांगा था क्या किसी ने? करेक्ट। पैराडाइम बदल गया ना।
इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। पैराडाइम बदलता है, तो पैराडाइम बदल रहा है। इसका रेफरेंस वो है जो ये देख रहा है, सुन रहा है, आप वहां पे सबूत मांगे, आप वहां पे डेटा दे, वो नहीं जाएगा। तो डिप्रेशन इसलिए है कि इसे लगता है कि अब चाहे बीजेपी विरोधी सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इनके लिए वो क्लास सेम है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस। और ये जाने वाला नहीं, ये परमानेंट गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी की है। तो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन का भी आप देखिए ना, राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला हुआ, उसमें जो ट्रस्टी हैं बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, एक्स ब्यूरोक्रेट से करंट ब्यूरोक्रेट। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं कोई तय कर रहा है? वीआईपी का जो पास बनता है उसमें चंपत राय के लोग अकेले थोड़े ना कर रहे थे, वहां के होम सेक्रेटरी से लेके, वहां के डीएम से लेके, बाकी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे थे मंदिर में, जिनका काम था कि फला बाबू का फोन आएगा तो आप रोज इतने 10 वीआईपी पास बनवाएंगे। तो सब लोग वहां एनआरआई से लेके सुपर वीवीआईपी के वीआईपी पास बनवा के अपना कद बढ़ा रहे थे उनकी नजरों में। तो ये एक तरीके से आप देखेंगे हर जगह, हर स्टेट में एक ओलिगार्की, डेमोक्रेटिक ओलिगार्की कहते हैं ना, कि 10 लोगों का सिस्टम पॉलिटिक्स में, और वो पार्टी के अंदर में भी। आपने नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काटा? अब आप कहेंगे पार्टी का निर्णय है, लेकिन लोग आपके पार्टी के संगठन के निर्णय से नहीं जाएंगे। उनको लगेगा ना कि जो व्यक्ति 7,000 से हारा, बहुत बार से था, गृह मंत्री था, इस बार उसकी पकड़ थी, आपने एक ऐसे व्यक्ति को बांकीपुर से टिकट क्यों दिया जिसके पेरेंट जो थे सजा याफ्ता थे चारा चोरी में, और उसके बाद ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया जिसे डिलीवरी बॉय कहा जाता है? और बिहार में डिलीवरी बॉय का क्या मतलब होता है सबको पता है, क्या डिलीवर होता है। अब यहां पे बात है कि जी सज्जन, इमेजरी देखिए आप दिमाग में, सिस्टमिक इमेजरी क्या बनती लोगों की। अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो एक फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी गाड़ी और 2-3 आगे पीछे और 4-6 मुस्टंडे, ये इमेजरी ही भयानक है। सोच के देखिए आपकी आपके दिमाग में इमेज क्या बन रही है। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि जब हमने उसको सीप इन कर लिया अपने अंदर, पूरा इमेज चेंज कर दी है, तो प्रॉब्लम तो बन गई ना यहाँ पे। तो आप जो कह रहे हो डिप्रेस है जंजी, ये भी एक अलग तरीके की व्याख्या है। ये भी एक नया वर्ड आपने दे दिया, अब इस पर भी 1 घंटे का एक शो करना पड़ेगा। एक वर्ड पे एक शो बनने की तैयारी हो रही है। तो सज्जन, आज के यहीं पे समाप्त करते हैं। काफी समय हम लोगों ने लिया, लेकिन बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग चर्चा है ये, इसलिए क्योंकि जब तक इस देश को थिंकर नहीं मिलेंगे ना, जब तक हम वर्कर बनाते रहेंगे, तब तक ये समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी। क्योंकि कोई सोचता नहीं, और जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप सवाल नहीं करेंगे, और सवाल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जंजी सवाल कर रहा है, इसलिए मुझे जंजी अच्छा लगता है कि जो एकदम सफेद झूठ उसके सामने आप बोलते हैं, उस पर वो क्वेश्चन करता है। तो आज इसको यही समाप्त करते हैं। आजादी दिवस था, इसलिए हमने कहा कुछ विशेष किया जाए, और हम कोशिश करेंगे कि जो एक एक वर्ड हम लोगों ने चुने हैं ना, इस पर एक एक शोज आगे समय पे करेंगे, हम लोग डेफिनेटली करेंगे। क्योंकि ये बदलता वक्त है, और इस वक्त में आपकी गवाही सिर्फ ये है कि आप उनकी बात को सामने रख रहे हैं, जो कि हम एक छोटी सी कोशिश आपके थ्रू कर रहे हैं। और आपके थ्रू इसलिए आपके लिए स्पेशल थैंक है कि आपका नॉलेज जो है ना, वो फर्स्ट हैंड है। और ये मैं बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, मैं तो 25 साल 30 साल हमने इसी धंधे में गुजारे हैं। बहुत कम लोगों के पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होता है, या तो किताब पढ़ के वो बोलते हैं या अपने मन से बोलते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे घूमता है, चाय की टपरी बैठ के 10 बातें सुनता है, परसेप्शन वहां से बनता है। तो सज्जन भाई, थैंक यू सो मच, और गणतंत्र दिवस की स्वतंत्रता दिवस की एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आजादी फील करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।